So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is Shahnawaz and with today's video मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे IMU CET प्रिपरेटरी सीरीज लाइक एवरी ईयर एंड इस सीरीज़ में आपको मिलेगा ऑल द वीडियो विल बी रिलेटेड टू IMU CET ओनली। आपका सिलेबस पे वीडियो हो सकता है, आपके स्ट्रेटजीज पे वीडियो हो सकता है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू IMU CET ओनली। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड आई एम स्टार्टिंग विद द सिलेबस पार्ट, क्योंकि IMU CET चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको सबसे पहला चीज़ आपको उसको पैटर्न एंड सिलेबस पता होना चाहिए। तो टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कवर फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस कि क्या क्या चैप्टर्स हैं एंड उस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज आई हैव अ PPT इन फ्रंट ऑफ मी जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था एंड आई सेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस PPT। अगर आपको ये PPT चाहिए आफ्टर दिस वीडियो यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल गेट द कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस। आपको पूरा एकदम डिटेल सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर आप नोट नहीं किए हो तो भी आपको वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। बट वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगा वो वीडियो में ही दूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल मैं आपको बडिंग मरीन्स के बैच नंबर 19 के बारे में बताना चाहता हूँ। दैट विल बी ओनली फॉर IMU CET प्रिपरेशन। अगर आपको क्लासेस चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पार्ट, तो पांचों सब्जेक्ट के क्लासेस अलॉन्ग विथ योर स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन, जिसमें आपके रीजनिंग एंड जनरल ज्योग्राफी की क्लासेस बढ़ जाएंगी, प्लस आपका कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन विथ इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यू आपको ज्वाइन करना चाहिए। बैच नंबर 19 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th of April। दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन। सो नीचे आपको लिंक में वो मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप का है, जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट ग्रुप, या फिर आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल इनरोल यू इन दैट बैच नंबर 19। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स का वेटेज देखा जाए IMU CET के टोटल पैटर्न में, तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस मीन्स आपका 1/4 है पूरा फिजिक्स। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आता है यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स हियर, बिकॉज आपको एक अच्छा रैंक चाहिए ताकि आपको स्पॉन्सरशिप है वो मिल जाए आराम से। तो आपका फिजिक्स एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे मेहनत करते हो तो। 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड जो आपका सिलेबस है उन लोगों ने मेंशन किया है +2 लेवल का, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। तो अभी मैं 1 by 1 चैप्टर वाइज चलता हूँ एंड उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के सिलेबस से। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूनिट एंड मेजरमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आते हैं, यूनिट्स पूछे जाते हैं एंड आपके डायमेंशंस पूछे जाते हैं, वो MLT वाला। एंड यूनिट में आपका किसी भी चीज़ का जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो मतलब थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं पूछते हैं। मॉडरेट लेवल वाले जो हैं, जो कि आपका नॉर्मली क्लास 12th के बुक में यूज होता है, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है चैप्टर 1 में। नाउ कमिंग टू चैप्टर 2, देखिए जो कि आपका यूनिट 2 काइनेमेटिक्स है, जिसमें चैप्टर 2 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से आपके ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, जो आपके वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ हैं, एक्सेलरेशन एंड टाइम के ग्राफ हैं, इन सब के जो ग्राफ है ना, ग्राफ को एटलीस्ट अच्छे से फिगर आउट कर लें कि ग्राफ कैसे बनता है, कौन सा ग्राफ आपका स्ट्रेट जा रहा है, कौन सा ग्राफ में कर्व आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ग्राफ एकदम लाइक कोई भी आप बुक उठाओगे वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल ही जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है चैप्टर 2 से। एंड साथ साथ में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उस पर आप बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स लगा लेना। बहुत ही हाई लेवल के JEE मेंस लेवल के लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल के भी न्यूमेरिकल्स अगर आप लगा लेते हो एयरफोर्स सेक्शन वाइज से, या फिर बडिंग मरीन्स का जो नोट्स वगैरह मिला है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से अगर आप कर लेते हो तो ईजिली आपका ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द चैप्टर 2। कमिंग टू चैप्टर 3, दैट इज मोशन इन प्लेन। थोड़ा सा टफ पड़ेगा और इसमें आपका पहला टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एक आएगा ही आएगा। आपका जो मतलब डिस्टेंस होता है, जो आपका हाइट होता है, ये सारे जो मैक्सिमम वाले क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें कहीं कहीं थ्योरेटिकल सीधा आ जाएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे कवर करेगा। ये सारी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से आता है और इसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें से भी थ्योरेटिकल आपसे पूछा जा सकता है। सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सारी चीज़ें आपके जो बेसिक इसमें दिया हुआ है तो यहाँ से पूछा जा सकता है।
उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट दैट इज लॉ ऑफ मोशन, और इसमें जो पहला चैप्टर है वो आपका लॉ ऑफ मोशन ही उस चैप्टर का नाम है। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक लॉ है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड उसके बाद आपका फ्रिक्शन वाला आता है, फ्रिक्शन वाले में भी आपको थ्योरेटिकल चीज़ें याद होनी चाहिए। फ्रिक्शन में भी बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लाइक वो स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में भी आते हैं, लाइक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी तो, बट उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रिक्शन में। एंड यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तुम्हारा डायनेमिक्स, और यहाँ पे न्यूमेरिकल इससे आएंगे ही आएंगे। एंड दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है सर्कुलर मोशन, बट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी, और इसमें जो चैप्टर है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, काइनेमेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेमेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी के थोड़े बहुत जो बेसिक लेवल के अगर न्यूमेरिकल्स आप लगा पाते हो तो बहुत बढ़िया, वरना इनके आप थ्योरेटिकल चीज़ें तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना। फिर आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्लास 12 में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वो वाला जो फॉर्मूला बन के आता है आप वो भी पढ़ लेना। एंड पावर आपको पता होना चाहिए, पावर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द कोलिजन पार्ट। कोलिजन में आपका जितना भी थ्योरी होगा एटलीस्ट कोलिजन के थ्योरी तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना। इसके बाद आता है वो चैप्टर जो मैंने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं है ना, मेरे को अभी पढ़ने का मन किया होगा, दैट इज़ योर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस, वन ऑफ द वर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। कंप्लीट 11th एंड 12th मिला के सबसे बेकार चैप्टर है ये। इसमें आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतने सारे फॉर्मूले हैं कि तुम पागल हो जाओगे फॉर्मूले याद करते करते, बट यहाँ पे थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिससे मतलब डिस्क का हो गया चाहे कुछ भी होगा, जो मेन जितने फॉर्मूले दिए वो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मेरे को बहुत पसंद है। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है, स्मॉल जी एंड इट्स वेरिएशन। इक्वेटर पे क्या हाल होता है इसके, और पोल्स पे क्या हाल होते हैं इसके, आपका डेप्थ के साथ क्या चेंजेस हैं, हाइट के साथ क्या चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्मॉल जी के बारे में। उसके बाद स्केप वेलोसिटी, जो कि आजकल बहुत फेमस है, कंपनीज़ के इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है, इसमें भी पूछा जाता है, तो स्केप वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए। सैटेलाइट का थ्योरेटिकल पार्ट आप प्लीज़ देख लेना एक बार, ऐसे एग्जैक्ट नहीं पूछा नहीं जा सकता, लेकिन स्टिल देख लेना। टाइप ऑफ सैटेलाइट जो अपने एनसीईआरटी में दैट्स इट, उतने ही, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तुम्हारा लिफ्ट, एपरेंट वेट लॉस एंड गेन, जो लिफ्ट के साथ साथ तुम्हारा वेट लॉस वेट गेन होता है, दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ जी ओनली। तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा एक बार पढ़ लेना, और ये इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। एंड ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर आते हैं। एंड दिस यूनिट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एज पर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू में भी आपसे इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपका इंटरव्यू में भी थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। एंड इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपका मॉड्यूलस, जैसे बल्क मॉड्यूलस होगा, उससे रिलेटेड मॉड्यूलस है, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं अभी तो। एंड दूसरा आपका इलास्टिक एनर्जी, इससे आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे सॉलिड में। नाउ कमिंग टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स से आपके इंटरव्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है आपका पास्कल्स लॉ, एंड दूसरा आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, कैसे आपका बॉटल के नीचे छेद करोगे तो कहाँ तक पानी जाता है, एंड बॉटल के टॉप पे छेद करोगे तो कैसे पानी जाता है। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। एंड द फोर्थ वन इज बर्नौलीज थ्योरम, जो कि सीधा सीधा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड द लास्ट वन इज सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कैलोरीमेट्री, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड स्पेसिफिक एंड लैटेंट हीट कैपेसिटी। तो ये जो थर्ड वाला है इसको तो याद से पढ़ ही लेना। नाउ कमिंग टू द यूनिट 8 दैट इज थर्मोडाइनमिक्स, एंड चैप्टर 11 इज थर्मोडाइनमिक्स ओनली। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आर लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आपके जितने भी लॉज हैं थर्मोडाइनमिक्स के अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरेटिकल भी अगर कुछ से रिलेटेड कुछ अगर फॉर्मूला है तो वो भी पढ़ लेना। उसके बाद आपका आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये चारों चीज़ के थ्योरी एकदम क्लियर होने चाहिए आपको। इसके बाद है आपका यूनिट 9 दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एंड इसमें चैप्टर 12 इज ऑल्सो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ओनली। इसमें गैस लॉ जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे पढ़ लेना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको गैस लॉ पे यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद द नेक्स्ट यूनिट इज ऑसिलेशन एंड वेव, और इसमें जो चैप्टर 13 है दैट इज ऑसिलेशन। एंड
पहला टॉपिक जो बहुत ही फेमस है और उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज़ द पेंडुलम। अब पेंडुलम में क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज करने पे क्या चेंजेस होंगे, बॉब का वेट उससे क्या चेंजेस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, पेंडुलम से रिलेटेड थ्योरेटिकल भी आनी चाहिए, अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी से लेके टाइम से लेके ये सारी चीज़ें का डायरेक्ट फार्मूला है एंड डायरेक्ट उसी फार्मूले पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद वही मैंने लिखा है टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका बेसिक चीज़ें आप याद कर लेना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑसिलेशन से पूछी जाती हैं। और वेव्स में डॉपलर इफेक्ट से न्यूमेरिकल आपका फिक्स है, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं गया था एग्जाम देने के लिए डॉपलर इफेक्ट से न्यूमेरिकल सीधा आपसे पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए डॉपलर इफेक्ट। सो गाइस ये था पूरा क्लास 11th का सिलेबस, अच्छा खासा सिलेबस है। बट अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो, लाइक हम लोग क्या करते हैं बडिंग मरीज में, हम लोग उतना ही पढ़ाते हैं जितना ज़रूरत है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बडिंग मरीज, ताकि आपका जो पूरा बेसिक से लेके जितना रिक्वायरमेंट है वो तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा क्लासेस से। तो आप बडिंग मरीज का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट एनरोल इन द बैच। नाउ कमिंग टू द 12th का सिलेबस, सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड 12th का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सबका भी दिमाग में ही होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा तुम लोग क्लिक करोगे। सबसे पहला गॉस थ्योरम न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ठीक है, गॉस थ्योरम से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों, तो अच्छे से पढ़ना इसको। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सीधा टिक करने के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नहीं है या फिर है, तो वो थ्योरेटिकल चीज़ याद रखना। चैप्टर 2 आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टी के थ्योरी सीधा उसका आता है, तो जितनी प्रॉपर्टी हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर न्यूमेरिकल सीधा आएगा उसी पे, या तो कैपेसिटेंस या तो रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें तो आनी ही आनी है, तो अच्छे से पढ़ना इसको। एंड उसके बाद है लास्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले को अच्छे से पढ़ लेना और एक दो न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व कर दें, तो ताकि आइडिया लग जाए कि कैसे इसको करते हैं। तो आपका पूरा ये चैप्टर हो गया एंड आपका जो यूनिट 1 है क्लास 12 का दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे खत्म होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो चैप्टर का नाम है दैट इज ऑल्सो द करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये बड़ा चैप्टर है। एंड यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आना ही आना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये जो 3 मेन इक्विपमेंट है इधर आपके, वो तीनों इक्विपमेंट अच्छे से तैयार होने चाहिए। एंड उसके बाद आपका सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर, तो ये जो आपका टॉपिक है यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। Now coming to the unit 3 that is magnetic effect of current and magnetism, and जो इसमें चैप्टर है that is the first chapter 4 that is the moving charge and magnetism, and जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं that is conversion of galvanometer, दो कन्वर्जन है, दोनों कन्वर्जन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो एम्पियर्स लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस हैं एक बार उसके फॉर्मूलेज वगैरह देख लेना। एंड द थर्ड वन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, तो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड का भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, एंड उसके जो फॉर्मूला है वो भी देख लेना एक बार। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थ्योरी है बस वही पढ़ लो, दैट्स इट, इस चैप्टर में उतना कुछ है नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, तो इसमें जो चैप्टर 6 है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट फार्मूला एंड थ्योरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ है एंड करंट है उसका फार्मूला एंड उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ना है। एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन का थ्योरी पढ़ लेना, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, एंड इसके एग्जाम्पल भी, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता होगा तो उसको देख लेना, शायद ट्रांसफॉर्मर इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और इसके बाद है चैप्टर 7 दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स आपको दिए हुए हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट पढ़ने हैं। एंड व्हाट इज एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, इसमें दे रखा है आपका एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के बारे में, तो इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल जितने भी और मतलब जो भी चीज़ें हैं पढ़ लेना एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, जो इसमें चैप्टर है उसका नाम है ईएम वेव्स। तो ईएम स्पेक्ट्रम का जो लिस्ट है ना उसके फैक्ट्स एंड उसके यूजेस पढ़ लेना, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। एंड द लास्ट टॉपिक इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, आपको इसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी याद होना चाहिए कि क्या लाइक किसके वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ सबसे कम है, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है, पूरा वो फ्लो चार्ट ही याद कर लेना, आपका ईजी हो जाएगा ये चैप्टर।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑप्टिक्स। यूनिट है ऑप्टिक्स एंड इसमें चैप्टर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स सबसे पहले। इसमें आपका मिरर एंड लेंस फार्मूला एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मैग्नीफाइंग पावर इंस्ट्रूमेंट। ये सारे टॉपिक्स आपके क्लास 12th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स वगैरह से। तो और यहाँ पे भी इसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मिरर एंड लेंस फार्मूला से, पावर से क्वेश्चन आएंगे आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्या फ़र्क पड़ता है उससे थ्योरेटिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एंड द चैप्टर 10 इज़ आपका वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपका यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको याद करना है एंड पोलराइजेशन का थ्योरी एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, पोलराइजेशन का थ्योरी। इसके बाद है आपका यूनिट 7 दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आई थिंक यहीं से आपका मॉडर्न फिजिक्स शुरू होता है। तो इसमें आपका बेसिक थ्योरी दैट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वो आपका क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक थ्योरी दे रखा है कि व्हाट इज़ द लाइक कैसे डुअल नेचर पता चलना शुरू हुआ, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके बेसिक थ्योरी दे रखे हैं। कुछ लोगों के इसमें एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं एंड उसके बाद आपका लास्ट में आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो आपको एक अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि उस पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 12th लेवल के। तो यहाँ पे भी वही सेम लेवल ऑफ द क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपका आता है यूनिट 8 जो कि है आपका स्कोरिंग दैट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। इसमें चैप्टर 12 है एटम। इसमें एनर्जी लेवल्स आपके याद होने चाहिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम। इस पर बहुत सारा मॉडल्स आ रखा है तो वो सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ लेना। जो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हैं ना उस पर वो सारे साइंटिस्ट के नाम वगैरह एटलीस्ट पढ़ लेना क्योंकि उन साइंटिस्ट के नाम डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद आपका चैप्टर 13 दैट इज न्यूक्लियाई। तो इसमें रेडियो एक्टिव डीके पे क्वेश्चन आया था मेरे को, एग्जैक्ट याद है, रेडियो एक्टिव डीके पे न्यूमेरिकल आया था मेरे को। एंड उसके अलावा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोनिक, एटॉमिक मासेस, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, इनके थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ लेना। एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th दैट इज सेमीकंडक्टर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स एंड व्हाट इज जेनर डायोड, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। एंड कमिंग टू द लास्ट चैप्टर दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें मेरे को आज भी याद है एक सीधा क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल यहाँ से, आई थिंक एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो टॉपिक है ना उसी से आया था। आई थिंक मेरे को मॉड्यूलेशन या फिर एम्पलीट्यूड, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, अभी बहुत साल हो गए, तो इस पर न्यूमेरिकल आया था वो मेरे को याद है। एंड उसके बाद तुम्हारा बैंडविड्थ इसमें पढ़ लेना, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोनी एंड जीपीएस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर। तो ये आपका पूरा सिलेबस है फिजिक्स का। एंड बेसिकली जो सीबीएसई वाले होंगे उनको तो काफ़ी रिलेटेबल होगा क्योंकि सिलेबस जो होता है एनसीईआरटी का वो यही है एंड वो यही फॉलो करते हैं। कहीं कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं या फिर कोई दूसरा बोर्ड है वहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस हैं, बट IMU-CET स्ट्रिक्टली इसी सिलेबस को फॉलो करता है। तो आपको इसी सिलेबस को फॉलो करना है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इस सिलेबस का, जाके डाउनलोड करो एंड सी जो भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ वर्बली बताई हैं वो सारे वहाँ पे हैं, बट जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जैसे न्यूमेरिकल यहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़ना, मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था वो वहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे वीडियो में आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मेरे से बच्चे पूछते हैं यार बहुत फिजिक्स से रिलेटेड, सर 12th का सिलेबस ज़्यादा आता है कि यहाँ पे 11th का सिलेबस ज़्यादा आता है। तो इसका जवाब रहेगा कि यार देखो मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ 60:40। 60% आपका क्लास 12th का सिलेबस है एंड 40% इज योर क्लास 11th सिलेबस। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है कि थ्योरेटिकल। तो मैं जो अपने टाइम पे फेस किया था उसमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल पार्ट का इक्वल वेटेज था। आपके फिजिक्स में थ्योरी भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप पढ़ने जाओ कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं तो थ्योरी पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एंड न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक, मतलब इक्वल वेटेज होता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। So guys, that's it for this video. I hope you have got enough information about physics syllabus. And अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे so come and join our revolutionary classes of physics, chemistry, mathematics, general aptitude and English. Batch number 19 is going to start from 25th of April and वहाँ पे आपका complete syllabus का प्रिपरेशन हो जाएगा and डेली आपको 2 घंटे निकालने हैं and आपका क्लासेस चलेगा, आपका फ्लो में सारा प्रिपरेशन हो जाएगा, एक अच्छा सा आपका रिविजन हो जाएगा अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर एंड आपको मैं वहाँ पे इनरोल कर लूँगा। So guys, that's it for this video. If you found this video useful, just give it a thumbs up और जल्दी कमेंट में बता दो किसको चाहिए केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, जनरल एप्टीट्यूड का एंड इंग्लिश का डिटेल्ड वीडियो। तो मैं जितना जल्दी कोशिश होता है उतना जल्दी करके आपको लाके वो वीडियो देता हूँ। So please subscribe this channel and press the bell icon for more videos like this. So yeah, thank you for watching this video.